वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे आज जो है यहाँ पे हम सीटेट दिसंबर जो कि आपका 2024 में एग्ज़ाम होगा ये 21 जनवरी को। ओके, तो अब जो है हम यहाँ पे ऑल सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर लगाने स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहेगी, साथ ही साथ में मॉडल पेपर भी आपके चलते रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ईवीएस का हम मॉडल ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे 30 में से 30 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको यहाँ पे गेस्ट करना है कि आपके 30 क्वेश्चन में थे कि 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा यहाँ पे, और जो ये एग्जामिनेशन हब चैनल है, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है ना, तो पहले तो आप वीडियो को पूरी वॉच करना है यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगे है ना, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं है ना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को आप गेट करना चाहते हैं है ना, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है एग्जामिनेशन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब फिर वह बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है, और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। तो वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है, तो बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का हम कैसे यहाँ पे आंसर बता सकते हैं, है ना। अब पहले तो ये हमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। चलो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो उत्तर किधर होगा भाई? उत्तर ऐसे ही तो होगा। देखो यहाँ तो सेंटर है, ये उत्तर ऐसे होगा ना, ऊपर है ना ये। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, यहाँ से उत्तर की ओर गई वो, है ना। अब फिर वो बाएं मुड़ती है, तो इधर तो क्या होगा आपका भाई? बताओ दाएं बाएं किधर होगा इनका। तो आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे चुकी अब, है ना, तो यहाँ से खड़े होके देखिए कि आपका दाएं बाएं किधर होगा, है ना। तो अब बाएं मुड़कर अब वो इधर बाएं मुड़ती है, और फिर वो 5 किलोमीटर, है ना, आपकी यहाँ पे इधर मुड़ जाती है बाएं की ओर, और फिर बाएं मुड़कर 2.5। अब आप यहाँ पे खड़े होके देखिए आपका बाएं किधर है, तो यहाँ पे फिर आपका इधर, फिर आप इधर आएंगे, फिर यहाँ पे आपका 2.5 किलोमीटर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, रुको एक बार, रुको यहाँ पे बताते हैं आपको। हाँ, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। देखो इधर वो गई, यहाँ पे सेंटर से इधर उत्तर की ओर, सॉरी। अब आपका दायां और बाएं किधर होगा? तो आप यहाँ पे आ गए खड़े हैं, तो दायां तो आपका इधर होगा, और भाई बायां इधर होगा, तो हमको बायां मुड़ना है। वो हम थोड़ा डायरेक्शन में गलत साइड से मुड़ गए थे ना, तो इसलिए। ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पे दोबारा से देख रहे हैं। देखो यहाँ पे तो 2.5 किलोमीटर है वो, है ना। और यहाँ पे फिर जो है इसका दायां तो इधर होगा, बायां इधर, तो फिर बायां कितने 5 किलोमीटर मुड़ती है वो। फिर बाएं से जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं ना, है ना, फिर बोला है कि फिर वो फिर वो बाएं मुड़ती है, तो इधर तो आपका दायां हो जाएगा। आप इधर खड़े हैं ना, इधर तो दायां होगा। फिर बायां ही मुड़ती है, तो इधर ऐसे मुड़ जाते हैं, फिर 2.5 किलोमीटर ही मुड़ जाती है। तो वह अपने घर से कितनी दूर दिशा में स्थित है, अब आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे भी 2.5 है ना, यहाँ पे भी 2.5, ये बिल्कुल इक्वल है। तो ये इधर 5 किलोमीटर चली है ना, तो बिल्कुल इसका भी इक्वल 5 किलोमीटर ही होगा। तो इनकी दूरी कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी होगी। अब आपको यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह बना लेना है, ऐसे ऐसे। अब प्लस का चिन्ह बना के देख लीजिए, इधर तो आपका क्या है, नॉर्थ है, इधर आपका साउथ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो अब इसकी यहाँ पे जो है दूरी दूरी तो मेरे को पता चल गई, इधर भी 5 किलोमीटर है, तो किस किस साइड है वो? तो वो यहाँ पे होगी आपकी घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर। तो क्या है वो? इधर पश्चिम दिशा की ओर खड़ी है वो उपजा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा सी ऑप्शन, कि घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। हम स्टार्टिंग में थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ओके, लेकिन आपको जो है पहले ऐसे मुड़ना है, फिर दायां बायां यहाँ पे देख लेना है आके। इधर तो दायां होता है, इधर बायां, फिर ऐसे, फिर दायां इधर होगा, तो बाएं इधर मुड़ेंगे हम। तो इसकी जितनी यहाँ पे है, इसकी इतनी होगी यहाँ पे, क्योंकि इक्वल इक्वल। ओके, तो यहाँ की हमने ए बी की यहाँ पे हमने इसका किलोमीटर बता दिया कितना था, है ना। और बस हमको इनकी साइड देख लेनी कि किस दिशा में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन लगा होगा फर्स्ट ही, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब सेकंड क्वेश्चन है कि किस राज्य में फूलों की जो घाटी है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, पता भी होगा सबको। क्या ये यूपी में है,
या फिर ये उत्तराखंड में है, या फिर ये केरल या फिर कर्नाटक में है। तो फूलों की जो घाटी है सब जानते हैं, यहाँ पे फूलों की घाटी ये कहाँ पे देखने को मिलती है भाई? तो ये यहाँ पे सबसे फेवरेट मानी जाती है। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है आपके इधर उत्तराखंड में। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो फूलों की घाटी हम उत्तराखंड को कहते हैं। ओके, और ये कब 1982 में यहाँ पे आपका जो है इसको जो है इस वैली को फ्लावर्स नेशनल पार्क, इंडियन नेशनल पार्क के रूप में इसको 1982 में घोषित किया गया था। ओके, चलिए फिर अब यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखो ईवीएस में आपके इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपको फिर इनका यहाँ पे आंसर देना होता है कि क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आते हैं एग्जाम्स में, इसमें जो ये आपके होते हैं ना सीटेट वाला। देखो, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, है ना। फिर यहाँ पे गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और यहाँ पे जल गजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो इन पहेली में आपको इस मसाले का नाम बताना है। देखो, ये बहुत ही पतला सा है और छोटा है, भूरा भी है और थोड़ा थोड़ा काला भी है ना। और गरम घी या फिर तेल में आप इसको, है ना, डालते हैं। ये खुशबू भी फैलाता है, दही और जल गंजीरे में भी आप इसको डाल सकते हैं, है ना, भूनकर। सोचो सोचो ये कौन है। तो आपको इस पहेली के माध्यम से आंसर देना है। तो बिल्कुल सभी यहाँ पे जो भी गर्ल्स है फिर लेडी है ना, तो वो घर पे अपना किचन में खाना वाना तो बनाती है ना, सबको पता है। हल्दी तो होगा नहीं, दालचीनी बिल्कुल नहीं, लौंग ये भी नहीं, तो यहाँ पे जीरा जो आप कंटिन्यू यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है। तो भाई सीएनजी का जो मुख्य संघटक है वो क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एथेन है, प्रोपेन है, या फिर ब्यूटेन है, या फिर मेथेन है ना। तो यहाँ पे चूज कर लेना है। सीएनजी का मुख्य जो संघटक है वो क्या है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन रहता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा मेथेन। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी जो है यहाँ पे आपका लेंदी है, कोई नहीं हम इसको नेक्स्ट लेंगे। अब जो है हम अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस भी करनी होती है ना, फिर आपको पूरा अंडरस्टैंड भी करना होता है, तो पहले हम उसको खुद से देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। चलो उसको नेक्स्ट लेंगे कल। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी कि जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौवा और उल्लू है, चील और गिद्ध है, कलचेड़ी और गरुड़ है, बसंत गौरी। तो इनमें से जो है आपको पक्षियों का वो यहाँ पे जोड़ा चूज करना है जिनकी दृष्टि 4 गुना अधिक यहाँ पे देख सकती है वस्तुओं का। तो बिल्कुल यहाँ पे चील और गिद्ध होगा। ओके, जो हमारा बी ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने या फिर होने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। तो वो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग मच्छरों के द्वारा फैलने वाले में 2 रोग कौन कौन से हैं। तो मलेरिया और डेंगू है, या फिर हैज़ा और चिकनगुनिया, या फिर हैज़ा या फिर मलेरिया, या फिर चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो आपने यहाँ पे गेस तो कर ही लिया होगा, है ना। क्वेश्चन ये आपके इस तरह के हैं क्योंकि आप इनको कंटिन्यू करते भी रहते हैं और फिर कन्फ्यूजन भी आप इन क्वेश्चन में हो जाते हैं। ओके, एग्ज़ाम टाइम में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जो मच्छरों के काटने से ये 2 रोग होते हैं ना, उनमें है मलेरिया है और एक आपका यहाँ पे डेंगू है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। और
नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए, है ना, आपका जो है यहाँ पे विवरण दिया है। तो इसमें बताना है कि ये जो सारे हम स्टेटमेंट आपको बताएंगे तो ये जो है किस स्टेट में है। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है। मौसम कैसा रहता है, गर्म रहता है। और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं लोग, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और घरों की जो दीवारें होती है वो मोटी बनाई जाती है, और इन दीवारों को मिट्टी से भी यहाँ पे पोता जाता है। ओके। और जो घरों की छतें होती हैं उन पे हम कटीली झाड़ियों से उनको बनाते हैं। तो यह राज्य होना चाहिए। तो देखो ये क्या आपका यहाँ पे एमपी में है, या फिर क्या ये बातें गुजरात की है, क्या ये फिर राजस्थान से बिलोंग करती है, क्या ये फिर झारखंड से। तो ये यहाँ पे आपको देख लेना है और चूज़ कर लेना है, और फिर आप अपने आंसर को गेट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा रहता है। चूज़ कीजिए। इस क्षेत्र में जो है बहुत कम वर्षा होती है, मौसम सामान्यतः बहुत ही गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इन घरों की जो दीवारें होती है मोटी बनाई जाती है, और इन दीवारों को मिट्टी से यहाँ पे जो है पोता जाता है। तो बिल्कुल जब यहाँ पे कटीली झाड़ियों की भी बात कर दी गई है तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस। तो ये सब आपका राजस्थान की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी है ना, यानी कि वर्षा भी कम होती है, पानी की मात्रा भी यहाँ पे कम है। जो यहाँ पे झाड़ियाँ होती है वो जो कटीली होती है ना, वो नीचे जाके बिल्कुल, है ना, जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो ये जो है नीचे कटीली झाड़ियों में अपना ये जो है रूप परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि नीचे से पानी लेने के लिए, क्योंकि ऊपर तो इनको पानी इतना नहीं मिलता है ना ऊपर से। तो फिर आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बनेगा राजस्थान। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो राजस्थान स्टेट है यहाँ का है। फिर चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी ये एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है। यहाँ पे चारों तरफ से ये पर्वतों से घिरा हुआ है, तथा जिस शहर में ये स्थित है उसका नाम बताना है। तो चार चिनारी जो है किस शहर में है, हैदराबाद में होगा, या फिर लखनऊ में होगा, या फिर कह सकते हैं कि मैसूर में है, या फिर श्रीनगर में है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो चार चिनारी एक बहुत ही फेमस पर्यटक जो है ये, और ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, और ये है कहाँ पर, श्रीनगर में। कहाँ पर है, श्रीनगर में। ओके। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट भी हमारा जो है इस सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सूंघने की जो संवेदन शक्ति है इतनी क्षीण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो यहाँ पे होगा सूंघने। ओके, सुनने नहीं होगा, ये होगा सूंघने। तो वो जानवर कौन सा है ये आपको चूज़ करना है। फोर आपके सामने ये स्टेटमेंट है, तो आपको देखना है कि वो कौन सा जानवर है जिनकी सूंघने की जो संवेदन शक्ति है वो इतनी क्षीण है कि वो जब पत्ते हिलते हैं और घास पर जब कोई जानवर चलता है तो वो उसमें अंतर कर सकता है कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे स्लोथ है, घोड़ा है, कुत्ता है, या फिर बाघ है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने माइंड में गैस कर लिया होगा अपना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाघ। ओके। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो जो सही यहाँ पे युग्म है ये आपको चूज करना है। गेहूँ, मूसलाजड़, मक्का, मूसलाजड़, गाजर, मूसलाजड़, बांस, मूसलाजड़। तो गेहूँ मूसलाजड़ नहीं, मक्का भी मूसलाजड़ नहीं, बांस भी नहीं। तो जो गाजर है ये क्या है आपकी, गाजर ये मूसलाजड़। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट ये बिल्कुल आपका सीटेट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ये बिल्कुल सीटेट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके अब से पहले जो है यहाँ पे ये आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले होते थे ना आपके, तो उनमें ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आते थे,
है ना, और काफ़ी बार ये रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। रेगिस्तानी योग के बारे में आपको बताना है। रेगिस्तानी योग नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कुछ कथन है, इन पर आपको विचार करना है। क्या ये पेड़ अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, या फिर ये पेड़ किसी प्राथमिक विद्यालय की सामान्य कक्षा की ऊंचाई के बराबर यानी लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कितना? 4 मीटर लंबा। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर जल स्तर तक पहुंचती है। या फिर यहाँ पे इस पेड़ की जड़ की जो लंबाई है करीब 50 ऐसे पेड़ हैं जो कि एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं। या फिर इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां पाई जाती है ना। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, क्या ए बी सी करेक्ट है, क्या ए डी ई करेक्ट है, क्या बी सी डी ई करेक्ट है, या फिर बी डी ई यहाँ पे करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो लेंदी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। देखो जो रेगिस्तानी योग है, सबसे पहले तो इसके बारे में ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये पेड़ अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है ना। तो ये जो रेगिस्तानी योग है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तान में नहीं। ओके, अबू धाबी के। चलिए फिर जो बी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ये पेड़ किसी प्राथमिक विद्यालय की सामान्य कक्षा की ऊंचाई के बराबर यानी लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल ये सही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सी, इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर जल स्तर तक पहुँचती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। फिर जो ये डी वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है, और इस पेड़ में बहुत कम पत्तियाँ होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी और सी और ई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। और सारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा कश्मीर, है ना। कश्मीर के जो लोग होते हैं ना, वो सरसों के तेल में जो है मछली को पकाते हैं और फिर खाते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पे ये जो है माना जाता है। उपाख्यानमूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चे की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, या फिर बच्चे की क्षमता और कमजोरियों को जानने में। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पे चूज करना है, ए बी सी, ए सी या फिर ए डी। तो देख लेना है कि यहाँ हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये आपका बच्चे की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चे के विषय में निर्णय बिल्कुल पॉजिटिव। समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और बच्चे की क्षमता और कमजोरी को जानने में नहीं। यहाँ पे कोई हम निदानात्मक उपचारात्मक विधि को थोड़ा है ना अपना रहे हैं, है ना। ये उपाख्यान विधि को हम यहाँ पे मतलब देख रहे हैं। तो ये जो है इसका मतलब ये नहीं होता। तो हाँ, हम यहाँ पे जो है इसके जो है इसके माध्यम से बच्चों की रुचि संबंध इनके क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं और इनके विषय में हम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन समाधानकर्ता हम इसके माध्यम से नहीं कर सकते समस्याओं का, और कमजोरी का पता हम जो है निदानात्मक से लगाते हैं और फिर हम उसका उपचार करते हैं उसकी समस्या को सॉल्व करने में। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा आपका, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के यहाँ पे शिक्षार्थियों से 2 छोटे क्वेश्चन पूछे। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना चाहती है, अच्छे विश्वास और संप्रेषण की शैलियों के विद्यार्थियों को यहाँ पे जो है पहचानना चाहती है, या फिर विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहती है। तो मसालों का पाठ यहाँ पे पढ़ा रही है एक टीचर है, जो कि यहाँ पे 4 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और वो देखना चाहती है ना। तो यहाँ पे जो है इनके अकॉर्डिंग आस्था क्या जानना चाह रही है बच्चों से, ये यहाँ पे बता रहे हैं।
तो ये जानना चाहते हैं विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को, है ना। अब मसालों का पाठ पढ़ा रहे हैं तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने घर पे भी रहते हैं भाई, है ना। खाना वाना बनता है क्या सब, तो क्या इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना जो इनकी मतलब दिन प्रतिदिन के यहाँ पे इनके जीवन से जुड़ी हुई जो यहाँ पे चीज़ें हैं, है ना, तो ये इनको इनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसके माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो देखो पहले तो भ्रमण पर लेके गई, फिर वापस आने पर उसी चीज़ों पर वो चर्चा कर रही है उनकी जो टीचर है। तो यहाँ पे क्या ये जो है इनको दर्शा रही है, क्या व्यक्त कर रही है। तो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में या फिर अधिगम के दौरान आकलन। तो यहाँ जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा अधिगम के लिए आकलन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और फिर वापस आकर, है ना, तत्पश्चात उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ में उस भ्रमण पर चर्चा किया। तो इसे जो है यहाँ पे ये अधिगम के लिए आकलन, है ना, इसको इनके साथ में ये साझा कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ये सारे आपके सीटेट के क्वेश्चन है और ये आपके स्पेशल क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, पूछे हुए हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। चलिए देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा कि बस एक टीचर जो है अपने पाठ्य योजना को पूरा कर दे, है ना, ये इसका मीन्स है, ये गलत है। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना क्योंकि निगेटिव ऑप्शन है। फिर यहाँ पे शिक्षक अपने सहयोगी के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ, तो यहीं पे फिर बार बार, है ना, आप इसको दोहरा रहे हैं। तो बच्चों के आप जो है यहाँ पे आपका फोकस सारे स्टूडेंट्स पे होना चाहिए, उनको आप एक्टिव के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से जो है चीज़ों को सिखाइए। तो यहाँ पे फॉर करेक्ट होगा कि शिक्षक के अकॉर्डिंग आयोजित जो क्रियाकलाप है इनसे बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संस्कृतियों को समझने में सहायता मिले। बिल्कुल डी ऑप्शन पॉजिटिव, और हमेशा बच्चों को ही आपको, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई गई है, समावेशी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है प्रेजेंट टाइम में, तो बच्चे को पॉजिटिव रखना है। बाकी के जो भी बच्चे के बारे में कोई भी निगेटिव ऑप्शन आपको दिख रहा है ना कहीं भी, तो बिल्कुल तुरंत उसको कट कर दीजिए। ओके। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में वयस्क बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा। नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, या फिर यहाँ पे रेटिंग स्केल, या फिर मौखिक प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समूह कार्य के अकॉर्डिंग ईवीएस पढ़ने के लिए आप वयस्क बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सबसे बेस्ट यहाँ पे विधि अपना सकते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। एक ईवीएस के टीचर के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप इनमें से किन कारकों पर विचार करेंगे। क्या बच्चों में अभिरुचि जगाओगे, या फिर प्रकृति में समावेश करोगे, या फिर मूल्य प्रभावी, या फिर केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ए बी सी करेक्ट है, क्या बी सी डी करेक्ट है, क्या ए सी डी करेक्ट है, केवल ए करेक्ट है। तो भाई यहाँ पे आपको देख लेना है कि क्या यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो एक टीचर जो है वो अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए इनमें से किन किन बातों पर विचार करेगी। बच्चों में अभिरुचि जगाएगी, बिल्कुल सही है। प्रकृति में समावेशी, बिल्कुल सही। मूल्य प्रभावी, बिल्कुल, लेकिन केवल बाहर संचालित की जा सकती है ये विधि, तो ये यहाँ पे आपका निगेटिव ऑप्शन है। ओके। तो यहाँ पे जो है ए बी और सी, तो ए बी और सी ये कौन सा ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन, ये ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनमें से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, इनकी कम, सबसे जो है कम, यानी कि निगेटिव वाला चूज करना है। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, या फिर वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, या फिर चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और उनसे क्वेश्चन पूछना, या फिर लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाना और एक मील की सैर पर ले जाना। तो बिल्कुल पूछा है जो निगेटिव ऑप्शन है सबसे कम यहाँ पे प्रभावी होगा, है ना, न्यूनतम प्रभाव जिसका हम पे पड़ेगा। तो देखो ये तो सही है भाई।
वृक्ष के बारे में आप उनको बताइए, वृक्ष संरक्षण कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उनके लिए आप उसको मोटिवेट कीजिए स्टूडेंट्स को, तो ये करेक्ट है। वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, ये भी करेक्ट है। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाओ और फिर उनसे क्वेश्चन पूछो, ये तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आप उनको लकड़ी के लट्ठे दिखाओ और फिर भंडार को दिखाने के लिए एक मिल की सैर पर इनको ले जाना, तो ये यहाँ पे कहीं तक भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शंस नहीं होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस एक शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे निरकुंज शैली अपनाकर, अनुज्ञानात्मक शैली अपनाकर, या फिर समाकलित उपागम को, या फिर प्रक्रिया अभिमुख उपागम, केवल ए बी सी, या फिर सी डी, या फिर बी सी डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, और ये आपका लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो देखो एक बार फिर क्वेश्चन देख लो। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। क्या निरकुंज शैली अपनाकर निष्क्रिय वाली, तो ये गलत है। या फिर अनुज्ञानात्मक शैली, नहीं। यहाँ पे आप एक जो है समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, है ना, तो सी और जो डी है ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी और डी ये ऑप्शंस करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। सो फ्रेंड्स, ये आपका इस सेशन का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन था। आई होप आपको ये यहाँ पे ईवीएस का जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही बेस्ट लगा होगा। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये जो है यहाँ पे वीडियोज़ अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।